तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिकास अकेडमी माई गुल्फाम अली राजी में। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास है और इस क्लास का हम लोग अब आप बात कर रहे हैं पार्ट 3 में। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इसका बना चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सारी बातें की हैं, उसी सीरीज़ में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो अगर आप लोग मिस कर गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना, तो उसको ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पे जाइए, उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल वीडियोज़, तो ऑल वीडियोज़ में आपको उसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो चलिए, खैर इससे पहले हमने जो है कि चालू खाते का घाटा, व्यापार घाटा, इन्फ्लेशन क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, रेपो रिवर्स रेपो क्या है, साख क्षमता, इस सब के बारे में आपसे बात की है। उसी क्रम में अब हम आगे चलेंगे और अब हम आ चुके हैं सब्सिडी या सहायकी पर। सब्सिडी या सहायकी पर हम लोग आ चुके हैं। तो सब्सिडी को शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं सहायकी, आम भाषा में इसे आप कह सकते हो छूट। आप देखो ना, आप सिंपल सी बात है, गर्ल्स के लिए रोडवेज बसों में किराया माफ़ है। आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आपको अगर आप यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है क्या है? हाँ, अच्छा, तभी आजकल गर्ल्स यूनिफॉर्म में ज़्यादा जा रही हैं। तो अगर आप यूनिफॉर्म में हैं और आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है, तो रोडवेज में आपका किराया नहीं लगेगा। उसका क्या फ़ायदा है? क्यों कर रही है ऐसा सरकार? प्रियंका जल्दी बताओ। सरकार आपको फ़ीस में भी छूट दे रही है, गर्ल्स को बसों के किराए में भी छूट दे रही है, और यूपीएससी में लड़कियों को फ़ीस देनी ही नहीं है, फ़ीस माफ़ है लड़कियों की, है ना। तो उत्तराखंड में भी शायद ऐसे ही हो गया। उत्तराखंड में भी लड़कियों के लिए शायद फ़ीस नहीं है, अभी ऐसा नहीं हुआ है अभी। चलो खैर, यूपीएससी में एग्ज़ाम फ़ीस आपके लिए माफ़ है। तो ऐसा क्यों है? जिससे कि आपकी एजुकेशन पर लागत कम हो जाए और आपकी फैमिली पर आप बोझ ना बने, आपको फैमिली आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेट हो जाए। इसी को हम छूट कहते हैं। अगर ये राहत आपको ना मिली होती तो आपकी लागत बढ़ जाती, पढ़ाई पर आपकी लागत बढ़ जाती, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से यूरिया, एनपीके खाद, गैस, डीजल, पेट्रोल पे सरकार सब्सिडी देती है थोड़ी सी। अगर सरकार सब्सिडी ना दे, सरकार छूट ना दे, तो इनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो अब देखो, यहीं पर छूट का मतलब ये आता है कि आपको जो फ्री किराया मिला है, आपसे रोडवेज ने किराया नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री हो गया। सरकार उतना पेमेंट रोडवेज को देगी। कंडक्टर दिखाएगा कि इतने आज स्टूडेंट बैठे थे, उतना पैसा सरकार उसके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। पेट्रोल, डीजल, गैस या यूरिया या दूसरे जो खाद हैं, उनकी कीमत बाज़ार कीमत से कम देनी पड़ रही है आपको। तो बाज़ार कीमत जो उनकी एक्चुअल कीमत है और आपने जो उनकी कीमत चुकाई है, उसका जो अंतर है वो भरपाई सरकार करेगी, कंपनी को सरकार देगी। उसी तरह से आप देखते हो ना, सरकार जो है लोन पे तरह तरह की सब्सिडी देती है। तरह तरह की योजनाएं हैं जो किसानों के, ग्रामीणों के, शिल्पकारों के को बढ़ावा देने के लिए या स्टार्टअप स्टैंडअप को बढ़ावा देने के लिए आप, सरकार कहती है आप बैंक से ब्याज लेंगे तो उसमें हम ब्याज में आपको सब्सिडी देंगे। मान लीजिए बैंक आपको 9% ब्याज पर आपको लोन दे रहा है, आपको ब्याज देना पड़ रहा है 4%। तो ये जो 5% का गैप है, ये सरकार दे रही है बैंक को। इसी को हम कहते हैं छूट। तो सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने नागरिकों की या अपने ग्राहकों की खर्च को कम करने के लिए उनके खर्च का कुछ हिस्सा अपने ऊपर वहन कर लेती है। इसी को हम कहते हैं छूट या सब्सिडी, जिससे कि उनके जीवन की लागत घट जाए या उन पर महंगाई का बोझ ना पड़े, ठीक है ना। इसी को कहते हैं सब्सिडी या छूट। अब बाद में एक बात आई थी कि सरकार सब्सिडी को तर्कसंगत करे। जब आया ना, अभी हम आगे चलेंगे, FRBM एक्ट की बात करेंगे। तो FRBM एक्ट में क्या था, सरकार से कहा गया था कि सरकार अपने खर्च में अनुशासन लाए। तो अनुशासन का मतलब यह है कि एक तो गैर ज़रूरी खर्चों को कम करो और दूसरा उन्हें किफ़ायत बरतो। तो उसमें एक बात ये भी आई थी कि आप जो है सब्सिडी को तर्कसंगत करो, नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दिवाला निकल जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे सब्सिडी घट गई, वहाँ पे घट गई, वहाँ पे घट गई। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है ना, उसी हिसाब से सरकार भी सब्सिडी धीरे धीरे कम कर रही है, क्योंकि सब्सिडी जो है सरकार पर बोझ है। तो सब्सिडी को तर्कसंगत करने का मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरी हो, जितना ज़रूरी हो उतनी ही सब्सिडी दी जाए, और दूसरा सब्सिडी की लीकिंग ना हो। लीकिंग का मतलब समझ रहे हैं? जैसे राशन कार्ड है, तो लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बना रखे थे। अब आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक हो गए, वो छुट्टी खत्म, है ना। आधार कार्ड ने बहुत सारी लीकिंग रोकी है। किसको पैसा मिलना था, मनरेगा में जॉब कार्ड होते थे, तो फर्जी जॉब कार्ड बन रखे थे बहुत से। तो अब सरकार ने आधार ले आई, सरकार जॉब कार्ड आधार से लिंक हो गए, छुट्टी। तो इसी को हम कहते हैं सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। ओके, समझ गए आप सब्सिडी? आगे चलें। अब यहाँ पर इसको समझने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। क्या है ये? GDP, GNP वगैरह, इन चीज़ों को समझने में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा।
तो धैर्य से बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। ओके, तो अब देखो बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा जैसे देखिए ये कॉपी है, ये मेरे पास एक कॉपी है, ये मेरे पास एक कॉपी है, ये हल्का सा निशान यहाँ तो मैं नहीं लगाऊंगा, लगा दूँ, है ना। ओके, ये कॉपी है, ये मेरे देश की घरेलू सीमा है, ये मेरे देश की घरेलू सीमा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सारा का सारा समंदर है, क्या है ये, समंदर है, ठीक है, ये समुद्र है। ओके, तो अब इसमें बात आती है समुद्र सहित घरेलू सीमा। तो ये एक तो ज़मीनी सीमा हो गई अंदर, जैसे इधर थोड़ा सा इसको घुमाएंगे आप, जो ये मैप को देखना हल्का सा घुमाना है, कैमरामैन आज आए नहीं, उनकी कमी महसूस हो रही है। तो आप देख रहे हैं ना, ये इधर दिखाई दे रहा है, मैप दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारा भारत है। तो ये जो ज़मीन पर आप देख रहे हैं ये हमारी ज़मीनी सीमा है। उसके बाद समुद्र में आप ये देखें, ये हमारी जो है, ये जो है हमारी ये समुद्री सीमा है, ठीक है ना, समुद्री सीमा। और समझ गए आप। तो किसी देश की समुद्री सीमा, किसी देश की मुख्य भूमि सहित, एक तो होगी मुख्य भूमि सीमा और दूसरी हो गई समुद्री सीमा। तो किसी देश की मुख्य भूमि सहित समुद्री सीमाओं के भीतर, इसका ध्यान रखना, मुख्य भूमि और समुद्री सीमा की भूमि, उनके भीतर एक साल में जितनी भी इनकम होती है अलग अलग सोर्सेज से, जितनी भी इनकम होती है अलग अलग सोर्सेज से, उसे उस देश का एक साल का सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। शुद्ध अर्थशास्त्रीय परिभाषा इसकी यह है कि किसी भी देश की समुद्र सहित भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब ये बड़ी मुसीबत है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। किसी देश की समुद्र सहित भौगोलिक सीमाएं होगी, समुद्र समेत सीमा, एक वित्तीय वर्ष, अपना वही वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, एक वित्तीय वर्ष के भीतर समस्त वस्तुएं, आप एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सब वस्तुएं तो हैं, और सेवाओं का मतलब क्या है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पार्लर, है ना, ये सब सर्विसेज तो दे रहे हैं आपको। देखो एक आपके घर में कारपेंटर आया, आपके घर में कारपेंटर आया, आपको एक बना हुआ बेड दे गया, वो तो आपको कुछ बेच गया, वो सर्विस नहीं दे गया, वो आपको कुछ बेच गया। वही बेड आपका खराब हुआ, उसकी मरम्मत के लिए कारपेंटर आया, उसने उसकी मरम्मत कर दी, तो वो आपको सर्विस दे गया, है ना। आपने स्वेटर खरीदा, आपने कुछ खरीदा, उसी स्वेटर को आपने जो है कि लॉन्ड्री में धुलवाया, आपने धुलवाया, तो वो आपको वो सर्विस दे गया, ठीक है। इसकी बात फिर बाद में करेंगे, अभी थोड़े, ठीक है ना। आप जो है बार्बर के पास गए, आपने मालिश कराई, तो उसने आपको सर्विस दी, ठीक है ना, उसके बदले में आपने उसको कुछ पैसा दिया। तो किसी भी देश की समुद्र सहित भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित यानी कि पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब अंतिम क्या है यही बताऊंगा, पहले तो आप मौद्रिक मूल्य समझें। मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या है, आपका 1 एकड़ खेत है, उसमें 20 क्विंटल धान पैदा हो गया, 20 क्विंटल धान पैदा हो गया, उसकी कीमत है 2,500 रुपये पर क्विंटल, तो कितने का धान पैदा हो गया, 50,000 का, है ना, 50,000 का धान आपका पैदा हो गया। आपने अपने घर में आलू बो रखा है छोटे से इलाके में, उसमें 2 क्विंटल आलू निकल आया, थोक में उसका रेट क्या है 12 रुपये, तो कितना आलू पैदा कर लिया आपने, 1200 रुपये का। मौद्रिक मूल्य का मतलब यही हो गया, है ना। किसी फैक्ट्री ने लाख गद्दे बनाए, लेकिन उन लाख गद्दों का मूल्य क्या है, इतने करोड़ रुपए, तो वो उसका हो गया मौद्रिक मूल्य, है ना, करेंसी प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से अब यहीं पर बात आती है अंतिम मौद्रिक मूल्य। क्या आता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। ओके, तो मुझे क्या करेंगे, मेरे पास एक हैंकी है, आपके पास किसी के पास रुमाल है, किसी के पास, चलिए रुमाल भी छोड़िए आप, मेरे पास ये कॉपी है, मेरे पास ये कॉपी है, नहीं ये कॉपी बढ़िया अच्छी लग रही है, बड़ी सी, है ना, क्योंकि ये कॉपी बढ़िया अच्छी लग रही है, बड़ी सी, इसकी कोई वजह है। वजह क्या है, इसमें दिखाने को बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए मुख्य चीज़ क्या है, इसमें कागज़ है ना, मुख्य चीज़ कागज़ है। आप देखो ना कागज़ कैसे बना, जंगल से आपने लकड़ी काटी, एक पेड़ था, उससे आपने लकड़ी काटी, उस लकड़ी से आपने कागज़ बनाया। एक ही एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। उस कागज़ से आपने लकड़ी बनाई, पेड़ से आपने लकड़ी काटी। सबसे पहले मेरे घर में एक पेड़ था, ऐसे समझते हैं, मेरे घर में एक पेड़ था, मैंने वो पेड़ जो था व्यापारी को 2,000 रुपये का बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए का। अब यहाँ की चीज़ मेरे ख़त्म हो चुकी है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक पढ़ चुके ना हम, हाँ। अरे आज तो बड़ी लंबी क्लास चलेगी भाई, यहीं तक निपटे हम, ये 1 महीने में पूरी हो जाएगी, हैं, इसी स्पीड से 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात को आराम से सोएंगे, सुबह के लिए लेसन प्लान हमारा बना पड़ा है ना, ठीक है।
तो इकोनॉमिक्स में यही है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी ऐसा ना, इसमें बोलने को बहुत कुछ है, लिखने को बहुत कम है, बोलने को इसमें बहुत कम है, ठीक है। नहीं, बोलने को बहुत ज़्यादा है, लिखने को बहुत कम है। जवान लड़खड़ाने लगी लेकिन अभी थके नहीं है। कहाँ थे? हाँ, मेरे घर में एक पेड़ है, मैंने उसको 2000 का बेच दिया। ध्यान रखना, 2000 का एक पेड़ मैंने बेच दिया। व्यापारी ले गया, व्यापारी उसको ले गया, व्यापारी उस पेड़ को आरा मशीन पे ले गया। आरा मशीन समझते हैं ना, आरा मशीन पे ले गया, उसने उसके क्या बनाए, उसके पीस बनाए, स्लाइस, आम भाषा में क्या कहते हैं, फट्टे कहते हैं। अच्छा, आरा मशीन को मत बेचो, आरा मशीन को मत बेचो। व्यापारी उस पेड़ को ले गया पेपर फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में ले गया ना, पेपर फैक्ट्री में उस पेड़ की लुगदी बनाई गई। क्या बनाई गई? लुगदी बनाई गई, और उससे कागज़ बनाया गया। उससे जो कागज़ बना, पेपर फैक्ट्री ने उस कागज़ को बेच दिया आगे मार्केट में 10,000 रुपये का। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। वो पेड़ कितने का था? 2,000 रुपये का था। अब उसकी कीमत हो चुकी है 10,000 रुपये। अब ये जो कागज़ था, इससे देखो, उससे, उस कागज़ से कॉपी वाला पेपर बना, कॉपी वाला पेपर बना, उससे मोटा गत्ता बना, देख रहे हैं ना गत्ता, ये गत्ता बना, उससे ये वाला मोटा गत्ता बन गया साहब गत्ता। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन गए इस कागज़ से। तो इस कागज़ से कॉपी, गत्ता, चार्ट और पता नहीं क्या क्या साहब बन गया आइटम 20,000 रुपये। कितने रुपये का? 20,000 रुपये का आइटम बन गया, है ना, 20,000 रुपये का आइटम बन गया, ठीक है। इससे कॉपी बनी, क्या बनी? कॉपी। फैक्ट्री ने इसी कागज़ से कुछ कॉपियाँ बनाई, एक कॉपी, अब तमाम तरह की कॉपियाँ बनी। 20,000 रुपये कॉपी बना दी नहीं हमने, बना दी कॉपी ना, 20,000 रुपये की कॉपी बना दी, कॉपी, गत्ता वगैरह। अब ये जो कॉपी है ना, कॉपी, इसमें देखो, इसमें कुछ गत्ता भी लगा हुआ, इसमें कुछ गत्ता भी लगा हुआ है, ये स्पाइरल बाइंडिंग भी है इधर, है ना, स्पाइरल बाइंडिंग भी है इसमें, और इधर देखो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है, इधर ये बारकोड वगैरह लगा हुआ, इसमें भी खर्च हुए ना। तो इस कॉपी की कीमतें, इस तरह की जब सब कॉपियाँ बिकी पूरे मार्केट में, इस तरह से तैयार होके जब सारी कॉपियाँ बिकी, जिसमें ये तरह तरह के खर्च जोड़े गए, और बीच में जो मेडिएटर है उन्होंने अपना फ़ायदा भी जोड़ा, अब इनकी कीमत हो गई बाज़ार में 30,000 रुपये। कितने रुपए? 30,000 रुपये। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, फाइनली ये स्टेशनरी शॉप आई, स्टेशनरी शॉप ने इसमें अपना फ़ायदा लिया, और ये सारी कॉपियाँ जो बिकी, अब कितने रुपए की? 40,000 रुपये की। अब ये इसी बात से मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाता चलूँगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आपको मैं समझाता चलूँगा। फिलहाल तो आप देखें कि जो 2,000 रुपये का पेड़ था, लास्ट में उसकी प्राइस कितनी हो गई? 40,000 रुपये। ये अंतिम मौद्रिक मूल्य। उसी तरह से कपास उगाई किसान ने, कपास उगाई किसान ने, और लास्ट में वो ब्रांडेड कपड़ों के रूप में बिक गई, तो उसकी लास्ट में प्राइस क्या हुई? जिसमें कच्चे माल की कीमत भी जुड़ी हुई है, टैक्स भी जुड़ा हुआ है उसमें, और बीच में जो बिचौलिए हैं, बीच के जो मिडिल के प्रोड्यूसर हैं, उनकी लागत, उनके प्रॉफिट भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे, इसी को किसी ज़माने में कहते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब तो वो खत्म हो गया, जीएसटी आ गया उसकी जगह, ठीक है ना। तो अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब ये हुआ। अब यहीं पर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको समझाऊंगा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, संरचना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक निर्माण और विनिर्माण, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, वैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, इमरान जी दिखाएंगे इस चीज़ को, मैं यहीं दिखाता चलूँ, बाद में नहीं बताऊँगा। यहाँ पर जैसे देखिए, ये क्या है, कपास जो है कच्चा माल है, ये क्या है, ये कच्चा माल है, ये सारे के सारे जो लिखे हैं ये सब कच्चा माल है। कपास से धागा बना, धागे से बना कपड़ा। उसी तरह से जैसे इधर दिखाइए सर, जैसे यहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ को हम आरा मशीन में ले गए और उसके हमने अलग अलग टुकड़े करा दिए, जिसको यहाँ पर कारपेंटर की भाषा में कहते हैं गिल्टे। क्या कहते हैं? गिल्टे। अखबार में आप पढ़ोगे ना, सागौन के गिल्टे बरामद हुए। बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, उसमें सागौन की खैर की तस्करी हो रही है, पशुओं की तस्करी हो रही है, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जा रहा। आमतौर पर जितनी महंगी गाड़ी होती है ना, आदमी लगता है उतना बड़ा आदमी, है ना। बड़ी बड़ी कारें, अंदर ब्लैक फिल्म चली पड़ी है, कोई नहीं रोक रहा उसको, पता चला अंदर पशुओं की तस्करी हो रही है, अफीम की तस्करी हो रही है, लकड़ी भरी पड़ी है उसमें। वो तो पुलिस वालों की आंखों में भी एक्सरे लगा होता है ना। यार गाड़ी में आदमी है क्या? गया था ना, गाड़ी में आदमी है क्या यार, गाड़ी इतना लोड क्यों ले रही है? गाड़ी जा रही है भाई, अब जिसको जो काम है, आप जाओ ना, जैसे आप देखोगे पुलिस वाले खड़े हैं, जैसे मैं अक्सर हाई कोर्ट जाता हूँ ना, तो मुझे आज तक हाई कोर्ट के गेट पे किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, ना मेरी आईडी चेक हुई, अंदर जाना, हाँ जाओ भाई। नहीं यार ये हो क्या रहा है, मैं इतना भोला हूँ। तो बाद में एक पुलिस वाले से मैंने पूछा, मुझसे रुका नहीं गया, मैंने कहा ये हो क्या रहा, तो बोला आप टीचर हो। मैंने कहा यार आपको कैसे पता? बोला बस पता ही है। मैंने अच्छा भाई। बोला आप टीचर हो शायद? मैंने कहा हाँ सर टीचर हूँ। बोला देखो
हर आदमी को अपने पेशे की जानकारी होती है। पुलिस वालों की आंखों में एक्सरे फिट नहीं होते, तजुर्बा होता है। जो भी नंबर 2 आदमी होगा उसके हाव भाव में हम जैसे हम उसकी तरफ को देखते हैं तो उसके हाव भाव में ज़रा सा बदलाव हो जाता है। वहीं से हमें एहसास हो जाता है कि हमें इसको चेक करना है या नहीं करना। मैंने अच्छा यार ये बात है। तो आदमी सीधा सच्चा जब जा रहा है, अपने काम से काम जा रहा है, तो वो क्या सामने पुलिस वाला, क्या चोर डकैत, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। समझ रहे मेरी बात? तो ये बात कहाँ से आई थी? हाँ, गिल्टों की तस्करी से। तो पुलिस वाले ने कहा यार गाड़ी इतना लोड क्यों ले रही है, या गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर हमें देख के घबराया क्यों? जो चोर होगा ना, पुलिस को देख के घबराता वो, ये हमें देख के घबराया क्यों, है ना? बस वहीं से पकड़ लेता वो। पीछा करो भाई, यहीं से उसने मोबाइल मैसेज रहा, वो गाड़ी ये जा रही है, इसका नंबर है, पीछा करो, पकड़ लिए, चलो भाई नप गए। कुछ एक्टर होते हैं, क्या होते हैं? एक्टर होते हैं भाई साहब, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही धोखा दे जाते हैं, पुलिस वालों को चकमा दे जाते हैं। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन पकड़े जाते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, यहाँ ज़्यादा हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही ना, मार्केट में एक ईंट भरा हुआ ट्रक खराब हो गया। क्या खराब हो गया? ईंट भरा हुआ, ईंटों से लदा हुआ ट्रक खराब हो गया, पंचर हो गया उसमें, उसने साइड में खड़ा कर दिया, ईंटें लदी में उसमें, किसी का ध्यान नहीं। एक सिपाही आया, कांस्टेबल, वो आया, ऐसे ईंटों को उधेड़ने लगा, उसने 2-4 ईंटें हटाई, उसके अंदर तो कुछ और था, पकड़ गया। अब उस सिपाही को भी शक हुआ, जो भी शक हुआ वो, पता है सब क्या हुआ, यार इतनी सी ईंटें इसमें पंचर कैसे हो गया, गाड़ी इतनी लदी क्यों पड़ी है? उसके आंख में एक्सरे यही तो है ना, गाड़ी जरूरत से ज़्यादा लदी पड़ी, ईंट इतनी सी है इसमें, गाड़ी इतनी ज़्यादा क्यों लदी पड़ी? उसे शक हुआ इसमें कुछ और है, वो निकल गया। उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है ना, आप तो पत्रकार हो, आपको तो सब पता है उसके बाद क्या होता है ना, हम थोड़ी बताएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। ओके, चलें, कहाँ चलें? और बताएंगे भी तो रिकॉर्डिंग करते हो, थोड़ी बताएंगे, अलग से बता देंगे। चलिए आगे चलें, कहाँ थे? गिल्टों से पहले कहाँ थे? हम थे पेड़। तो वो अब देखो, ये लकड़ी थी, उसने गिल्टे बनाए, गिल्टे वो गए कहाँ पर गए? पेपर फैक्ट्री में। तो ये जो गिल्टे पेड़ से, देखो अब जो पेड़ था, जो पेड़ मैंने उगाया वो अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी अर्थव्यवस्था के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। जो पेड़ मैंने उगाया उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट्री या वानिकी, वो अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग, है ना। तो ये था प्राइमरी सेक्टर। हम सीधे हम प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड थे। अब उस पेड़ को हम लकड़ी के कारखाने में लेकर आए, उद्योग में लेकर आए, इंडस्ट्री में लेकर आए, है ना। अब हमने जो वो उसके लट्ठे या गिल्टे बनाए या उसके पीस बनाए या फट्टे बनाए, वो है संरचना या कंस्ट्रक्शन। क्या है वो? कंस्ट्रक्शन। अब उन लट्ठों से हम फर्नीचर बना, ध्यान रखना मेरी बात का, उन गिल्टों से या उन लट्ठों से हम फर्नीचर बना लें, इमारत बना लें, पिलर बना लें, कागज बना लें, कुछ भी बना लें उन फट्टों से। उस लकड़ी से हम तीली बना लें। और क्या क्या बनता है लकड़ी से? लकड़ी जल, कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई ना राख। इसी में एक शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है, क्या? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो जल कर भी ना बुझे उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये फिल्म आई थी विश्वनाथ। हाँ सर, कहाँ थे? हैं सुन रहे ना आप? उस लकड़ी के आपने फट्टे बनाए, वो है कंस्ट्रक्शन। एक ही तरह का आपने जो है ना, आपने जो है लकड़ी के फट्टे बनाए, वो है कंस्ट्रक्शन। उन फट्टों से आपने तरह तरह की कलात्मक चीज़ें बनाई जिसमें ज़्यादा स्किल चाहिए। फट्टे बनाने में कोई स्किल चाहिए? आरा मशीन है, चलो देखा आरा मशीन में? अरे देखा है, वो आरा मशीन में एक हाथ रहता है, वो कहता है ब्लेड के पास खड़े मत होइए, वही टूट गया तुम्हारा है, आते आवाज़ चलती है, नहीं चलती? हाँ हो गया, हाँ है ना, है ना। जितनी मोटी लकड़ी उतनी ज़्यादा आवाज़, है ना। तो फट्टे बनाना जो है वो आप कर रहे हो ना, एक काम आपने कर लिया, लेकिन अब उसी से तीली बनाओगे, माचिस बनाओगे, ध्यान रखना मेरी बात को, उससे लुगदी बनाओगे, पेपर बनाओगे, फर्नीचर बनाओगे, उसमें स्किल लगेगी। क्या लगेगी? स्किल लगेगी। एक ही तरह का काम आप करोगे लेकिन उसमें स्किल चाहिए, हाई क्वालिटी की स्किल चाहिए। और उसके बाद इस स्किल का फ़ायदा ये होता है कि उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। आप देख रहे हो ना, 2000 चीज़ को मैं 40,000 पे ले आया, क्योंकि उसमें स्किल लगी है ना, कलात्मकता लगी है, ठीक है, मेहनत भी लगी है, दिमाग भी लगा, डिज़ाइनिंग लगी है। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह के काम को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कपास उगाना प्राइमरी सेक्टर है, खेती। कपास से रुई अलग करना, वो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये संरचनात्मक कार्य, संरचनात्मक क्षेत्र जो कहते हैं। उस रुई से धागा बनाना वो भी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उस धागे से तरह तरह के कपड़े बनाना, उस धागे से तरह तरह की चीज़ें बनाना, वो है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। सिलिकन बनाना, सिलिकन की चिप बनाना, वो है कंस्ट्रक्शन। उस चिप से तरह तरह के इक्विपमेंट्स बनाना, वो है कंस्ट्रक्शन या विनिर्माण। मोबाइल के अंदर जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है उसको बनाना वो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मोबाइल बनाना वो है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, समझ गए आप?
तो इसीलिए सरकार कहती, जैसे कि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो सरकार भी कहती है कि इंडिया, भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। तो इसकी बात फिर कई बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम चलते चलें तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का अंतर क्या है मैंने आपको बताया। और जीडीपी की जो है फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसका अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद, और इसे कहते हैं कि किसी एक वित्तीय वर्ष में देश की समुद्र सहित भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ओके, ये है सकल घरेलू उत्पाद। अब इसका नाम शकल क्यों रखा गया? शकल नहीं, सकल। इसका नाम सकल क्यों रखा गया है? आपने कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, टोटल कितने हो गया आपके पास, है ना? आपके पास टोटल कितना हो गया? जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर है, आपके पास थोड़ी ज़मीन है, ज़मीन से इनकम हुई, है ना? थोड़ी ज़मीन, अभी देखो करोड़पति बनाता हूँ मैं तुम्हें, है ना? थोड़ी आपको ज़मीन से इनकम हुई, है ना? आप पार्लर का काम जानती हैं, थोड़ी इनकम वहाँ से जानती हैं, लड़कियाँ सभी पार्लर का, आधुनिक लड़कियाँ सब पार्लर का काम जानती हैं। करना क्या, बस ऐसे तो करना, है ना? बस हो गया पार्लर, इतना चलाना आ जाए, बस ऐसे करके, हैं? बस हो गया पार्लर, है ना? ओके, चलें साहब, तो कहाँ थे? हो गया, है ना? और नाई का काम क्या है? एक कहीं दुकान खोल लो, 2-1 महीने आड़े तिरछे बाल काटो, शेव करते हुए लोग गाल काटो, तो 3 महीने में हाथ खुल ही जाता है, फिर वो हो जाते हैं उस्ताद। क्या हो जाते हैं? उस्ताद। कहाँ थे भाई? हाँ, तो मैं अमीर बनाऊँगा, ठीक है? तो हाँ, अमीर बनने वाला तो ठीक है, अमीर बनाते हैं। तो आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, आप पार्लर काम करती हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपके घर में 2 दुकानें, उनका किराया आ रहा, ठीक है ना? एक दुकान आपकी अपनी है, मम्मी चला रही है, उसका किराया आ रहा, आपकी एक बहन है जो ट्यूशन पढ़ाती है, उससे पैसा आ रहा, आपके एक भाई है विदेश में, उससे पैसा आ रहा, उससे तो आ ही रहा, है ना? आपके एक भाई है विदेश में, उससे पैसा आ रहा है ना? आपके पापा क्या करवा दूँ? आपके पापा के कॉलेज है, उससे पैसा आ रहा है। आपकी चाचा का क्या करा दूँ? आपके चाचा की शिपिंग कॉर्पोरेशन है, उससे पैसा आ रहा है ना? खैर, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है, और कुल जमा हो जा रहा है। हकीकत में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है, और वो कुल पैसा जमा हो जा रहा है। इसी को हिंदी में कहते हैं सकल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रॉस, है ना? शकल से ये आया कि सुबह 9 बजे से बैठे, 1 बज गए, तो लोगों की शक्ल पे 12 बजने लगे हैं। अभी यार थोड़ा यहीं रहो, है ना? तो इसी को हम कहते हैं सकल या ग्रॉस, ठीक है ना? डोमेस्टिक माने घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। इसी को हम कहते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार, ठीक है ना? शॉर्ट में जीडीपी, समझ गए? क्योंकि अब आप इकोनॉमी से आगे पढ़ोगे ना, बार बार जीडीपी, तो है क्या ये भला जीडीपी? समझ गए ना? जीडीपी, आपके घर की जीडीपी क्या होगी? आपके घर का सालाना जो टर्नओवर, जितना भी आप कमा रहे हो, है ना? जैसे कि आपके पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं आपके पापा? अरे तो इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? वहाँ से कुछ इनकम होती है, आप टीचिंग करती हो, वहाँ से कुछ इनकम होती है, भाई कुछ काम करता है, मदर कुछ काम करती है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी है, तो अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है ना? समझ गए, है ना? वही है जीडीपी। ओके, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो ओके, हाँ, कहाँ थे? बंद कर दिया? चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अब यहीं पर बात आती है जीएनपी की, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल, तो ग्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया सकल घरेलू उत्पाद। अब आ गया जीएनपी, जीडीपी की जगह अब आ गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। देखो मैंने लिखा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट विदेशी आय। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट विदेशी आय। नेट मतलब कुल, है ना? नेट मतलब कुल, है ना भाई? जैसे कि आप मान लीजिए इमरान जी आपको कितनी इनकम हो रही है महीने की? नहीं हो रही है? अरे कुछ तो हो रही होगी यार, हवा खा के थोड़ी जी रहे होगे। हवा की तरफ मुँह करके थोड़ी है। सपोज 10,000 रुपये आपको हैं, 10,000 रुपये की सपोज आपको कमाई हो रही है, लेकिन 10,000 रुपये कमाने के चक्कर में 2,000 लागत लग गई है आपकी, तो कितने बचे? 8,000 तो बचे नेट इनकम। अच्छा, अब मान लीजिए, अब इनकम की बात करें, मान लीजिए आप 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन 9,000 का महीना घर का खर्च है। 9,000 निकल गए ना, कितने बचे? 1,000 रुपये तो बचे। कितने बचे? 1,000 रुपये। और देखो हमेशा फिजूल खर्ची करने से बचना, ध्यान रखना। हम लोग कर्ज के जाल में कैसे फंसते हैं? फिजूल खर्ची करने से हमेशा बचना। आपको महीने में 1,000 रुपये बच रहे हैं, हर महीने आपको 1,000 रुपये बच रहे हैं। अब आप क्या किया, आपने इस महीने आपने 16,000 का फला कंपनी का वॉइस कमांड का टीवी ले लिया, 16,000 का। अब बचत आपकी 1,000 रुपये महीने की, टीवी ले आए आप 16,000 का,
अब वो कैसे पूरा हुआ? 1-1.25 साल में जाकर के वो पूरा हुआ कहीं। और ऐसा तो है नहीं कि टीवी के बाद दूसरे खर्चे बंद हो जाएंगे। इसी तरह हम कर्ज के जाल में फंसते हैं। ज़रूरतें सीमित रखो। क्या रखो? ज़रूरतें सीमित रखो। भाषण देना आसान है, इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। ज़रूरतें सीमित रखो, खुश रहोगे। दूसरे का 5G फ़ोन देख के मत उड़ो। जब इतना पैसा हो जाए तो ख़रीद लेना उसको, ज़रूरत नहीं है 5G की। जब 5G आम हो जाएगा तो 4G वाला भी 5G की स्पीड ही देगा। चलें साहब, तो हाँ, वैसे एक हम आपको एक आज काम की बात बताया गए कि ज़रूरतें सीमित रखो। ओके, कहाँ थे? या फिर अगर शाहखर्ची का शौक है तो इनकम बढ़ाओ। हाँ, तो GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP माने इनकम बढ़ाने के लिए 8-8 घंटे खड़े होकर पढ़ाओ, है ना? हाँ, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या GNP। तो जैसे मैंने इनकी नेट आई बताई ना मैंने आपकी, तो ग्रॉस माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माने सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका यह है कि किसी पूरे देश की जो भी GDP है, पूरे देश की जो भी GDP है उसमें कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है। जोड़ना क्या है? जो विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेशों से जिस सोर्स से भी पैसा आ रहा है, मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में भी आपको बता चुका हूँ, अब इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मैं क्या व्यापार घाटा था, क्या चालू खाता का घाटा था, कैसे देश में पैसा आता है, कैसे देश से पैसा बाहर जाता है, इस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बता चुका हूँ। अब मैं ज़्यादा इसको बारे में नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर वो फिजूल की बकबक हो जाएगी। तो अलग अलग सोर्सेज से पैसा देश के अंदर आता है और अलग अलग सोर्सेज से देश के से बाहर पैसा जाता है। आमतौर पर लोग इसको भी कहते हैं कि GDP प्लस निर्यात आय माइनस आयात आय, लेकिन इसकी ये संकुचित परिभाषा है। क्यों? क्योंकि चलिए बताता चलता हूँ कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे विदेशों से पैसा आ रहा है। आपकी विदेशों में आपकी कंपनियां, आपके कामगार पैसा भेज रहे हैं आपके देश में, है ना? विदेशी कंपनियां, आपकी कंपनियां विदेशों में इनकम करके विदेशों से पैसा यहाँ लेकर आ रही हैं। आपके जो नागरिक हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं वो पैसा कमा कर आपको भेज रहे हैं। विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं आपके यहाँ, और भी तरह तरह के साधनों से पैसा आपके यहाँ आ रहा है। इसी तरह से हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है। तो इसको हम ये भी कहते हैं नेट फॉरेन एक्सचेंज। इसको इंग्लिश में है नेट फॉरेन एक्सचेंज। मीठा तो नहीं खा लिया शीतल आपने आज? ज़्यादा? हाँ, वो दुर्घटना से हो गया है। नेट, भैया स्पेलिंग देख लेना, फॉरेन स्पेलिंग देख लेना, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज, है ना? कुल विदेशी विनिमय, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कुल विदेशी विनिमय। विनिमय का मतलब ये लेन देन। कुल विदेशी विनिमय का मतलब क्या है कि देश से बाहर गया माइनस देश से बाहर गया माइनस कितना जो देश के अंदर आया। समझ गए मेरी बात? कितना जेब से बाहर गया और कितना जेब में आया। जेब क्या है? पूरी की पूरी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था। कितना इसमें अंदर आया और कितना इसमें से बाहर गया। इसी को आप कह सकते हो नेट फॉरेन एक्सचेंज या नेट फॉरेन इनकम या कुल विदेशी आय। अब GDP में इस नेट विदेशी आय को आप जोड़ दो, वही बन जाती है GNP। तो होना क्या चाहिए कि GNP जो है वो GDP से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि हमने क्या कहा, GNP बराबर GDP प्लस नेट विदेशी आय। तो आप ये देखें ना कि GDP में कुछ आप जोड़ रहे हैं तो GNP GDP से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। जो विकसित देश हैं, औद्योगिक देश हैं या मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उन देशों में तो GNP GDP से ज़्यादा होती है। लेकिन भारत, चीन जैसे जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे जो विकासशील देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग जैसे जो विकासशील देश हैं, हांगकांग तो नहीं खैर, जो विकासशील देश हैं, उनकी जो GNP होती है वो GDP से कम होती है। GNP इज लेस देन GDP किसमें? विकासशील देशों में, विकासशील देशों में। और GNP इज ग्रेटर देन GDP किसमें? विकसित देशों में। ऐसा क्यों होता होगा कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है ना, उन्हें हम निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। तो उनके देशों में बाहर से पैसा ज़्यादा आता है, उनके देशों से पैसा बाहर कम जाता है, इसलिए उनकी GNP ज़्यादा हो जाती है GDP से। हमारी जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। हमारे देश से पैसा बाहर ज़्यादा जाता है, बाहर से पैसा अंदर कम आता है, इसलिए हमारी GNP जो है वो GDP से कम होती है। विकासशील देशों की GNP GDP से कम होती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? है, समझ गए ना? आप लोग शायद कुछ लिख रहे हैं, इसको रोक दीजिए, ये लोग लिख रहे हैं, फिर मैं आगे बताऊँगा। तो एक शब्द आता है बंद अर्थव्यवस्था।
क्लोज इकोनॉमी, एक शब्द आता है खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था वो होगी जो ना तो विदेशों से कुछ लेगी और ना देश से बाहर कुछ भेजेगी, ना आयात करेगी ना इंपोर्ट करेगी, है ना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, चाहे वो पिछड़ी है, अगड़ी है, विकसित है, अविकसित है, विकासशील है, उसको कोई मतलब नहीं। यानी कि वो अपने ही संसाधनों पर निर्भर है, ना तो अपना कुछ बेच रहे हैं और ना दूसरे से कुछ खरीद रहे हैं, विदेशों से व्यापार लेन देन वो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जो एक्सपोर्ट भी कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है, बाहर के देशों से वो संबंध रख रही है, कुछ किसी को कुछ बेच भी रही है, किसी से कुछ खरीद भी रही है, उसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था। तो अब पांडे जी बताएंगे मुझे, क्योंकि पांडे जी कहीं चले गए हैं। पांडे जी आप मुझे ये बताओ कि जो बंद अर्थव्यवस्था होगी उसमें जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध होगा? रुखसार आप बताओ, बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी जीएनपी में क्या संबंध होगा? रुखसार, गुलफसां, गीता, गौरी बताएं। हाँ, क्लोज्ड इकोनॉमी में है स्टेबल होगी। पीछे बताया क्या? नहीं, बराबर होगी, स्टेबल नहीं, बराबर होगी। जीडीपी बराबर जीएनपी होगी। क्यों? क्योंकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट विदेशी आय। अब जब विदेशों से हम कुछ लेन देन कर ही नहीं रहे तो वो तो शून्य हो जाएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी बराबर जीएनपी, शायद तक उसको ये याद है, अगर याद नहीं है तो लिख लो। तो बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी बराबर जीएनपी, है ना, ठीक है। और जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी भी हो सकती है और जीएनपी लेस देन जीडीपी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी जो इकोनॉमी है उसका नेचर क्या है, वो निर्यात उन्मुख है या आयात उन्मुख है। देखो, आयात उन्मुख अर्थव्यवस्था, निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था, जिस देश से निर्यात ज़्यादा हो वो निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था, जिस देश में आयात ज़्यादा हो वो आयात उन्मुख अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैंने शायद ये लिखा है, हाँ देखो मैंने सारा इसको डिस्क्राइब किया है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस देश के अंदर आया धन माइनस विदेश को गया धन, ठीक है ना। मैंने यहीं पर विदेश व्यापार, मुद्रा की मजबूती, मुद्रा नहीं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका, ये सब मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका। ये थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी हमने पहले आपको बता दी, लेकिन वो मुद्दा चूंकि यहाँ इसके साथ आया था इसलिए हमने आपको यहाँ बता दिया। ये तो मुद्रा की, विदेश व्यापार, मुद्रा की मजबूती किन किन फैक्टर पर डिपेंड है, ये सारा मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ। इससे आगे चलते हैं अब, ठीक है, ठीक है ना, इससे आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, अक्सर रिजर्व बैंक डॉलर को खरीदना शुरू कर देती है ज़रूरत से ज़्यादा, या डॉलर को बेचना शुरू कर देती है ज़रूरत से ज़्यादा। ये क्यों होता है? एक ऑप्शन में आ जाता है कि महंगाई को रोकने या मुद्रा की गिरावट को रोकने का इसमें से कौन सा उपाय है और कौन सा उपाय नहीं है। अब अगर रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को बेचेगी खुली मार्केट में, तो इसका मतलब क्या है? वो डॉलर की सप्लाई बढ़ा रही है। डॉलर की सप्लाई बढ़ा रही है तो इसका मतलब क्या है? उसकी कीमत घटेगी। अगर रिजर्व बैंक विदेशी बाजारों से या विदेशी मुद्रा भंडारों से डॉलर की खरीद रही है, डॉलर को खरीद रही है, इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ा रही है। उसकी डिमांड बढ़ा रही है, उसका मतलब उसकी कीमत बढ़ेगी। तो अगर देखो, अगर हमारे रुपए की कीमत जो है डॉलर की या अन्य विदेशी की मुद्रा की तुलना में ज़्यादा गिरने लगे, अगर ज़्यादा गिरने लगे तो ऐसे में क्या करेगी रिजर्व बैंक? डॉलर को बेचेगी या डॉलर को खरीदेगी? अगर हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा गिरने लगे तो ऐसे में रिजर्व बैंक क्या करेगी? डॉलर को बेचेगी या खरीदेगी? डॉलर को खरीदेगी नहीं, बेचेगी, ताकि मार्केट में डॉलर ज़्यादा आए। कम दाम पर डॉलर बेचेगी ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, उसकी कीमत घट जाए। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी कीमत घट जाती है। ध्यान रखना, अक्सर आता है, अगर रिजर्व बैंक डॉलर को बेच रही है, लो भैया लो, 10 का 9 में ले लो, 8 में ले लो। अगर डॉलर को बेच रही है तो बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, उसकी कीमत घट रही है, रुपये की कीमत बढ़ रही है। इसका उल्टा, अगर वो डॉलर खरीद रही है तो डॉलर को मार्केट से सोख रही है, उसकी कमी हो रही है, उसकी कीमत बढ़ रही है, रुपये की कीमत गिर रही है। क्योंकि रिजर्व बैंक ये चाहेगी, सरकार ये चाहेगी कि उसकी करेंसी की कीमत जो है ना तो एक स्तर से ज़्यादा कम हो, ना एक स्तर से ज़्यादा घटे। ओके, ठीक है ना। तो जब हम आज़ाद हुए ना तो उस समय रुपए और डॉलर का मूल्य लगभग एक सा था। जिस समय हम आज़ाद, मतलब अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा, फिर भी आज़ाद होते होते तक हमारी करेंसी की वैल्यू लगभग एक सी थी। और अकबर के समय में हम उस समय के अर्थव्यवस्था या व्यापार के मामले में अमेरिका थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने तरह तरह से हमें लूटना शुरू करा, वो बर्बाद करके चले गए। ठीक है ना साहब। क्लोज्ड इकोनॉमी और खुली इकोनॉमी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। अब आता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं घिसावट या मूल्य ह्रास। यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में एक शब्द आता है
मूल्य ह्रास। या घिसावट। यहाँ पर मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ गया। शाहरुख खान से पूछा कि आप अपनी फिल्में देखते हो? बोला ना, मैं अपनी फिल्में नहीं देखता हूँ। मैं भाई क्यों नहीं देखते हो अपनी फिल्में? तो बोला यार भाई शूटिंग हो रही है तो मेरे सामने हो रही है, मैं ही डायलॉग वही मैं ही तो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डबिंग में जा रहा हूँ, डबिंग में उसको देख रहा हूँ। डबिंग समझते हैं ना? मैं शूटिंग में ही मैं ही हूँ, डबिंग में ही मैं ही हूँ, तो अब मैं क्या देखूँ फिल्म? जो कुछ हो रहा है तो मुझे सब पता ही है, मैंने ही तो करा वो जो कुछ भी हो रहा है। तो उसी तरह से ये है, मैं अपनी वीडियो नहीं देखता। अभी मुझे ध्यान आ गया ना कि मैं अपनी वीडियो देखूँ, मैं अपनी वीडियो नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? अरे मैं ही तो बोल रहा हूँ, समझ रहे ना? इसीलिए मैं पहले सुनता था ना कि यार जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे ना, एक्टर के, हम अपनी फिल्में नहीं देखते हैं, अपनी फिल्में नहीं देखते। अब समझ में आया क्यों नहीं देखते। अरे भाई सब कुछ हमने तो करा है ना। बस दूर बैठ के टिकट खिड़की में देखते हैं कि भाई कितना कलेक्शन हो गया, कितना हम व्यूज़ देखते हैं, वॉच टाइम देखते हैं, कितना देखा गया और कितना नहीं देखा गया। उसी तरह से वो कहते हैं ना, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना? दुनिया बनाने वाले हैं ना, तो ऐसे ही ऊपर जो खुदा भगवान गॉड जो भी है वो ऊपर तमाशा बैठ के देख रहा है। हाँ भाई देखूँ क्या हो रहा है मेरी दुनिया में, है ना? मैं तो बना के चला, बड़ा मर रहे हैं लोग। वो हंसता होगा ना कि देखो कमबख्त तो ना आ रहा मेरे पास ही है, और अभी मेरा मन करा तो धरती को जरा सा हिलाऊंगा, भूकंप ला दूंगा, जो राजा है उसे रंग बना दूंगा, मरे फिर रहे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, है ना? हाँ है ना। लेकिन क्या करें, जानते सब हैं, लेकिन हकीकत में है ना, पैसा भी ज़रूरी है भाई। चलें भी आगे, पैसा भी ज़रूरी है। नरक जन्नत तो मरने के बाद होगी ना, जीना भी तो है यहाँ। कोई कह रहा है उसने एक मीम बना रखा था कि ये दुनिया जो है किसी और दुनिया का नरक है। पहले तो मेरी बात समझ में नहीं आई, फिर मेरी बात को समझ में आई। मैंने कहा यार सही कह रहा, हो सकता है ये जो अपनी दुनिया है ना किसी और दुनिया का नरक हो। पर नरक ही तो भोग रहे हैं। सुबह उठो, रजाई में मन मज़ा आ रहा, रजाई हो, हेडफोन हो, मोबाइल हो, है ना, और चाय हो जाए, निकलूँ ना मैं यहाँ से, लेकिन सर आ नहीं रहे, आ रहे नहीं, नहा के दो, आ रहे हैं, भूखे खड़े हैं 8 बजे से 1 बजे तक, है ना, भूख लग रही है, निकलनी आ रही, लेसन प्लान पूरा हो जाए, है ना, लेसन प्लान। तो नरक ही तो है ये। चले आगे, चले आगे। शरीर को मार रहे हैं किसी जन्नत की तलाश में, और जब जन्नत मिलेगी तो पता लगा नाजिम जरा पानी देना, उस स्टेज में वो जन्नत मिलेगी तो क्या होगा उस जन्नत का। तभी तो किसी ने कहा सैर कर दुनिया की काफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, गाफिल मतलब समझ रहे ना, अनजान, हकीकत से अनजान। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। फिर न चढ़ा जाएगा पहाड़ पे, फिर तो बच्चे उठा के ले जाएंगे, चलो पापा तुम्हें नैना देवी के दर्शन करा लाएं। अब बेटे क्या करूँगा, मुझे ठंड लग रही है वहाँ पर, है ना। ओके, कहाँ थे भाई हम लोग? तो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया भाई। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो NNP बराबर GNP माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास या घिसावट की बात हम लोग कर रहे थे। इमरान जी ये मोबाइल हम कितना खरीदे? नहीं, 25,000 का खरीदे। 25, इतनी क्लियरिटी 16,000 के मोबाइल में कहाँ आएगी? तो 25,000 का हम मोबाइल खरीदे 1 साल पहले, है ना। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम तो वैसे बोले। इमरान जी हमने मोबाइल कितना खरीदा ये 1 साल पहले? 25,000 का। आज इसकी कीमत कितनी है बाज़ार में? आप बताएं। 12-13 हज़ार। 25,000 की चीज़ 1 साल में घट के रह गई 12-13 हज़ार। अब इस मोबाइल से वीडियो बना के मैंने साल भर में 1 लाख रुपए कमाए। ध्यान रखना, मैंने साल भर में कितने रुपए कमाए कोचिंग से? 1 लाख रुपए कमाए। इसमें 12,000 की कीमत तो घट गई मेरे मोबाइल की, 12,000 कीमत घट गई मेरे मोबाइल की, है ना। ये जो बोर्ड मैंने लगाया 10,000 का, आज इसकी कीमत है 5,000। 5,000 कीमत घट गई मेरे बोर्ड की, घट गई नहीं, है ना। ये जो पंखे हैं 10,000 के, आज ये हैं बस 5,000 की। 5,000 कीमत घट गई इनकी। और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं, इवन मेरी बाइक जिस पे मैं आता हूँ, है ना, मेरी बाइक जिस पे मैं आता हूँ, मेरे जूते चप्पल कपड़े सब घिस गए। ये टोटल जो डेप्रिसिएशन या इनकी कीमत में गिरावट होगी, सपोज मान ली 10,000 की, तो 10 5 15 5 20 32,000 वो चीज़ें हैं जिनकी सहायता से मैं कमाई कर रहा हूँ, जिनकी सहायता से मैं कमाई कर रहा हूँ, उनकी बाजार वैल्यू या उनकी कीमत जो है घट गई 32,000 की। कमाए मैंने 1 लाख रुपए, तो ये 32,000 में घटाऊंगा, एक्चुअली मुझे कितने बचे? 68,000 रुपये, 68,000। इसे वो कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास या गिरावट। तो उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी होना, उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी होना, टूट फूट होना, मरम्मत करना, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन या घिसावट। तो अब
आपने जीएनपी निकाली, इस जीएनपी में से आपने डेप्रिसिएशन या घिसावट निकाल दी, इसी को हम कहते हैं एनएनपी। इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? आप इसको दोबारा सुन के लिखती होंगी शायद, हाँ ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। सफल वही होगा जो इस वीडियो को दोबारा सुन करके लिखेगा, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इस चक्कर में ना कि भाई वीडियो देख लेंगे और क्लास नहीं जा रहे, ये मत किया करो, क्योंकि वीडियो कभी चलती है कभी नहीं चलती। यहाँ पर तो आप ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो, बैठे हो लगातार, घर में इतनी देर को नहीं बैठना देगा। इसीलिए बच्चे बाहर पढ़ने किस लिए जाते हैं ना, इसीलिए पढ़ने जाते हैं बच्चे बाहर। कुछ छेड़ने वाला नहीं है उसमें, कुछ बन जाते हैं कुछ। झूम बराबर झूम सारा भी झूम बराबर झूम, है ना। काली घटा है मस्त फिजा है, जाम उठा के ऐसे करें ना, झूम बराबर। वही था ना दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे, झूम बराबर झूम सारा भी होता रहता। कुछ बेचारे पढ़ते हैं, उनके फोटो छपते हैं, ये IAS टॉपर है ना। आगे चलें, अच्छा गा लेता हूँ, गलत जगह आ गया। चलें, अजीज़ नाजा कब्बाल जो है उन्होंने ये गाना गाया, वो फिल्म था वो 5 राइफल्स, उसकी कब्बाली है ये। चलें भाई आगे, मैं गलत जगह आ गया। आगे कहाँ थे? एनएनपी में थे। तो हाँ, तो बस कुछ नहीं है। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब आप देख लें, अगर कोई एक विकासशील देश है, या भारत जैसा देश है, तो वहाँ पर जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, है ना। जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगी ना। नहीं विकास, सॉरी उल्टा हो गया जी, हाँ सॉरी जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। जीएनपी जो होगी वो जीडीपी से कम होगी, है ना। और जीएनपी जीडीपी और एनएनपी में क्या रिलेशन होगा? जीएनपी जीडीपी और एनएनपी में क्या रिलेशन होगा? अब आप देखो ना, एनएनपी जो होगी वो किससे कम होगी? जीडीपी से। और एनएनपी जो कम होगी जीएनपी से विकासशील देश में, भारत जैसे विकासशील देश में, और ये कम होगी जीडीपी से। ये सवाल आता है भाई, IAS में आया सवाल ये, अभी इसमें और आ गया। देखो ना, भारत जैसे विकासशील देश की बात कर रहे हैं ना हम, तो जीएनपी में से कुछ घटाया तो एनएनपी मिला ना हमें, तो एनएनपी जीएनपी से कम है, और जीएनपी जो है वो हमारे देश की जीडीपी से कम है, क्योंकि हम आयात उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। अभी इसमें और जुड़ेंगे, आगे चलें। अब आता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर लिखा मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन। वैसे अर्थशास्त्र में ये 4-5 साधन हैं, जैसे पूंजी है ना, पूंजी है, भूमि है, श्रम है, इस तरह की चीज़ों को ना, पूंजी, भूमि, श्रम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें हम अभी याद नहीं आ रहे, उत्पादन के साधन कहते हैं उन्हें। यानी कि वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जिनसे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, वो उत्पादन के साधन। यहाँ पर जैसे अपनी मान लीजिए कोचिंग है, तो यहाँ पर उत्पादन के साधन क्या क्या हैं? एक तो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो, है ना। इसके अलावा जो हमने यहाँ पैसा लगा रखा है, जिसे हम कहते हैं पूंजी। इसके अलावा इस मकान का किराया दे रहे हैं, है ना, भूमि का किराया हो गया ना, क्या बिजली पानी, ये सब क्या है? उत्पादन के साधन ही तो हैं। ओके, समझ रहे हैं, यहीं रुक जाते हैं। तो उत्पादन के साधन या फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया। अब वो कहता फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब जो मैंने आपको सब्सिडी पढ़ाया था, उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। सब्सिडी बताया ना, सब्सिडी का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों की जीवन लागत को कम करने के लिए उन्हें दी गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता। प्रत्यक्ष सहायता क्या है? जो आपको वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती है ना, डायरेक्ट कैश आ जाता है पैसा, है ना, वो प्रत्यक्ष सहायता। नंदा देवी सुकन्या योजना, जो डायरेक्ट आपको पैसा मिल रहा है, वो तो प्रत्यक्ष सहायता है। और जो आपको यूरिया में, डीजल में, तेल में, गैस में जो आपको छूट मिल रही है, वो अप्रत्यक्ष सब्सिडी है ना। तो अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ये जो सब्सिडी है, देखो अगर आपको किराए में छूट ना होती, गैस में, डीजल में, पेट्रोल में, या किसान को ट्रैक्टर खरीदने में छूट ना होती, वैसे ही डायलॉग, जवान फिल्म का एक डायलॉग, ये बताओ कि वो मर्सिडीज खरीदेगा तो कितना टैक्स मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा तो कितना, मतलब राइटर कुछ भी लिखा जा रहा, और लोग मरे जा रहे हैं टिकट खरीद के। मतलब उसमें मतलब नेता को और सबको करप्ट दिखा रखा। अरे भाई ऐसा नहीं है, अगर सभी करप्ट होते तो सब ध्वस्त हो जाता, ईमानदार लोग नहीं है इसमें। तो मैं उसमें ये क्यों नहीं बताया कि ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी ज़्यादा है और कार खरीद पर जीएसटी ज़्यादा है। कार जब खरीदते हो ना तो उस पर जीएसटी ज़्यादा है। ये सब ऐसी फिल्मों में जो लिख के डायलॉग चले गए, पता नहीं सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है। तो
ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर हैरो जो खेती के जो इक्विपमेंट्स आप खरीदने जाते हो ना, तो इन पे छूट मिलती है भाई। कार खरीदने जाओगे तो टैक्स पड़ता है, लग्जरी टैक्स पड़ता है उस पर, खैर जो भी है। तो किसान जो है हैरो ट्रैक्टर, पटेला, सीड ड्रिल और पता नहीं क्या रूटावेटर, तमाम कंबाइन वगैरह खरीदने गया तो उसको कम पैसों में मिलता है। वो आर्मी कैंटीन होती है ना, उसमें आम मार्केट रेट से जो चीज़ें मिलती हैं वो कम पैसों में मिलती हैं ना, मिलती हैं। अगर वो मार्केट रेट पे ही मिलती तो आपकी जेब से इनकम ज़्यादा जाती ना, आपकी जेब से पैसा ज़्यादा जाता नहीं जाता। अगर रोडवेज वाला आपसे किराया लेता तो आपकी जेब से पैसा निकलता नहीं निकलता। कहने का मतलब ये है कि सरकार आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग सोर्सेज से जो छूट या जो सब्सिडी दे रही है वो आपकी इनकम में काउंट हो रहा है, आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पर आप जो हैं सुबह घर से निकले, सुबह आप उठे साहब, आप सुबह तब सुन, ठीक है मैंने, हाँ आप सुबह उठे, अभी ब्रेक देंगे थोड़ा सा। आप सुबह उठे और उठने के बाद आप वॉशरूम में गए, वहाँ से आपने ब्रश करना शुरू कर दिया साहब, है ना, कुछ है ना। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, गलियों में खड़े होकर ब्रश करते हैं। अरे भैया सुबह सुबह किसका दिन खराब कर रहे हो, है ना, देखा ना, गलियों में खड़े होकर ब्रश कर रहे हैं, सुबह सुबह दिन खराब कर देते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं, हैं और मर जाए यार तू क्या कर, है ना। हाँ देखा ना। हाँ अगर तुम में से कोई करता है तो ये काम खत्म कर देना। आज वो सुबह सुबह जाते ना स्कूल की तरफ, सॉरी गांव वाले भी देखेंगे, है ना, हाँ किसी का नाम नहीं ले रहे, तो समझ गए ना मेरी बात। तो ऐसे सुबह सुबह दिन खराब कर देते हैं। ब्रश सभी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यार, कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए, कुछ बैठ के अलग से करनी चाहिए। जैसे सिगरेट पी लो तो अलग से पी लो, है ना, ऐसे करते हैं सिगरेट पीने वाले, पता नहीं कितना सुरूर आता उन्हें, है ना। हाँ हैं अरे क्या कहा, दुल्हनी बने क्या, बराते तो देखिए चले में आएगा, हैं सिगरेट पीने वालों को देखा है ना। कहाँ थे जल्दी बताओ, कहाँ थे इनडायरेक्ट टैक्स पे थे सर, हम थे ब्रश पे। तो आपने ब्रश किया, पेस्ट लेके आए ना, पेस्ट पे आपने सरकार को टैक्स दिया, वो कीमत सरकार जो पेस्ट पे ब्रश पे टैक्स लगा रही है उसी कीमत में ऐड है। साबुन, आपने साबुन का इस्तेमाल किया, शेविंग क्रीम का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने फेयर एंड लवली जो भी हैं उनका इस्तेमाल किया, है ना। सिर में तेल लगाया, हाँ सर में तेल लगाया, आप जो है जनरल मर्चेंट्स से ब्रेकफास्ट के लिए तरह तरह के सामान खरीद के लाए, सबकी अपनी अपनी सुविधा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई ब्रेड से काम चला ले रहा है ना, कोई रात की रोटी सेक के खा ले रहा है, तो हर चीज़ पे टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। जो कुछ भी आप घर से कपड़े पहने आपने, उस पर जो शोरूम में उस पर टैक्स पड़ा था, उसके बाद आपने जूते चप्पल पहने उस पर टैक्स है, चश्मा लगाया पांडे जी ने उस पर टैक्स है ना पांडे जी, है ज्वेलरी पहनी पांडे जी ने उस पर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। उसके बाद पांडे जी जब घर से बाहर निकले, अपनी स्कूटी निकाली, स्कूटी में जो खरीदी थी उस पर टैक्स है, टायर पे टैक्स है। पांडे जी जब आयोग को चले तो पांडे जी ने रोड टैक्स देना है, उस पे टैक्स है। पांडे जी पेट्रोल पंप पे गए, उन्होंने कहा भैया स्कूटी में पेट्रोल भर दो, तो उस पेट्रोल पे टैक्स है ना टैक्स। पांडे जी आए गए, ब्रेक मार मार के पांडे जी की सैंडल घिस गई, है ना, तो नई सैंडल खरीदनी है तो उस पे टैक्स है। अभी पांडे जी हैं, क्या पता कौन से पांडे जी, कई पांडे हमारी क्लास में, तो उस पे टैक्स है। उसके बाद पांडे जी ऑफिस में गए, ऑफिस में उन्होंने काम करने से पहले चाय समोसे का ऑर्डर करा, उस पे टैक्स है ना। पांडे जी ने सैलरी ली साल भर की, उस पे इनकम टैक्स है। क्या टैक्स है? इनकम टैक्स है। तो सरकार जो है तरह तरह से, खैर इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन सरकार जो है तरह तरह से आपसे इनडायरेक्टली टैक्स वसूल रही है। भी सरकार की मजबूरी है, आप पे तो खर्च कर रही है सरकार, अपने घर में थोड़ी लेके जा रही है, वो सारा का सारा आप पे खर्च कर रही है। ये जो सैलरी हम ले रहे हैं सरकार से, कहाँ से आ रही है? सरकार की अपनी कोई फैक्ट्री चल रही है? क्या चल रहा है? आपसे लेके आप पे खर्च कर रही है सरकार, है ना। भाई इसी में सरकारी कुशलता है कि किस हिसाब से आपसे वो टैक्स वसूलती है, इस हिसाब से वसूले कि टैक्स का बोझ ज़्यादा ना पड़े, और फिर उसको खर्च किस तरह से करती है, यही सरकार की वित्तीय कुशलता है। तो सरकार आपसे तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूलती है। अब ये जो वसूली है ये आपकी इनकम को कम करती है। जो आपको छूट दी जा रही है, जो आपको सब्सिडी दी जा रही है, वो आपकी इनकम को बढ़ा रही है ना, और जो आपसे टैक्स वसूले जा रहे हैं वो आपकी इनकम को घटा रहे हैं। तो अब यहीं पर आप देखें कि ये जो था आपने निकाला क्या, NNP बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन निकाला। उसके बाद आप आ गए, कहाँ लिखा मैंने, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपने NNP में इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देना। NNP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को, NNP क्या है, आपकी इनकम को बता रही ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, अप्रत्यक्ष कर जो है आपकी इनकम को घटा रहे हैं, तो इसको आपने NNP में से घटा देना है। और सब्सिडी आपकी इनकम को बढ़ा रही है तो इसको जोड़ देना है।
बस जो इनकम को बढ़ा रहा है उसको जोड़ देना और जो इनकम को घटा रहा है उसको घटा देना। तो एनएनपी में से आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया और सब्सिडी को बढ़ा दिया, तो इसी को हम कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और ये एनएनपी रट्टा लगाओ, बोलो मेरे साथ 3 बार, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बोलो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बोलो फ्लो में बोलो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही किसी देश की राष्ट्रीय आय है, किसी देश की राष्ट्रीय आय। अभी जब मेंस में लिखोगे ना कि आय गणना के तरीके, तो ये आय गणना का एक तरीका है ये, ठीक है साहब। तो यही जो है किसी देश की राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय। अब इसी को कहते हैं, ये किसी देश की अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को बताती है, यही जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो जीएनपी क्या बताती है? जीएनपी ये बताती है कि अर्थव्यवस्था आयात उन्मुख है या निर्यात उन्मुख है, वो ताकत को नहीं बताती, वो ये बताती है कि विकसित है या विकासशील देश है ना। लेकिन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये बताती है कि एक्चुअली इनकी जो इनके जेब में दम कितना है, इनकी जेब में दम कितना। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की सही माप, किसी देश की राष्ट्रीय आय की सही माप, किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत की सही माप बताती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को आप देश की आबादी से भाग कर दो, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। इसी को आप देश की आबादी से भाग कर दो तो वो हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखना, ये सवाल आता है, अक्सर आता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की सही माप क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। ओके, चलिए साहब, यही राष्ट्रीय आय है और यही नेशनल इनकम है, और ये किसी देश की आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और किसी देश की अर्थव्यवस्था की पावर का सबसे अच्छा मीजर है। और इसी को आप देश की आबादी से भाग कर दो तो हो जाती प्रति व्यक्ति आय। अब इसमें लिखा मैंने चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। देखो जैसे मैंने अनिश जी आपसे कहा, मैंने आपसे 10 साल पहले तो एक बार सवाल आया था कि आमतौर पर किसी देश की इनकम कितने साल में दोगुनी हो जाती है? किसी साल आईएएस में आया था 10 साल में। आमतौर पर किसी देश की, किसी भी देश की या किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 10 साल में दोगुनी हो जाती है। और पांडे जी, मुझे यहाँ 12 साल हो गए, मेरी फीस जो पहले थी आज ही उतनी है। हम जो समझ रहे हैं ना मेरी बात, आज भी उतनी है, बढ़ा ही नहीं रहे। क्या करें, क्या करेंगे, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ हैं? हाँ, कम से कम लोग याद तो करेंगे हमारे जाने के बाद कि यार मेरा इतना था। अरे नाराज मत हो ना, ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे इतने मार गया, मेरे इतने मर गए, मेरे इतने मर गए, मेरे इतने मर गए, है ना। जाओ तो किसी का लेके जाओ, है ना, देखे क्या जाना। ओके, चले अभी कहाँ थे? कहाँ थे तासुन थे कहाँ? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो गुजर गई। अब हम थे अनीस भाई पे, अनीस भाई से ले लिया हमने कर्ज 10 साल पहले। कितना? 10 साल पहले इनसे हमने कर्ज ले लिया 10 लाख का। कितने लाख का? 10 लाख का। लेकिन आज वो रह गया 5 लाख। क्यों? क्योंकि मुद्रा की खरीदने की क्षमता गिर गई, वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का मान गिर गया, महंगाई बढ़ गई। तो अगर आप अपनी इनकम 10 साल पुरानी बताओ तो आपकी इनकम थी 10 लाख, लेकिन आज वो है 5 लाख। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को आप शामिल कर लो तो 10 लाख 10 साल में कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो आज आपकी इनकम हो गई 20 लाख। 10 साल पहले 10 लाख थी तो आज आपकी इनकम हो गई 20 लाख। तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था में जब इनकम को हम मापते हैं तो 2 कीमत आती हैं, एक कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्यों पर, कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्यों पर, और एक आता है चालू मूल्यों पर या करंट या ताज़ा मूल्यों पर। जब आप महंगाई जोड़ के देश की नेशनल इनकम को काउंट करेंगे तो कहते हैं चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। और जब आप कोई एक फिक्स पैमाना मान लेंगे कि भाई उस साल के हिसाब से, 10 साल पहले के हिसाब से कोई आपने एक फिक्स पैमाना मान लिया, आप उसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, महंगाई को काउंट नहीं कर रहे हैं, महंगाई को आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया महंगाई को? क्योंकि महंगाई कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आपको इनकम ज़्यादा दिखाई देगी, कम होगी तो कम दिखाई देगी। इसलिए ये किसी भी देश की इनकम का मापने का सही पैमाना नहीं है। तो जो फिक्स प्राइस थी कि 10 साल पहले का आंकड़ा दो, 10 साल की तुलना में अब कितनी, क्या औकात है हमारी, बिना महंगाई के हमारी क्या औकात है, तो इसी को हम कहते हैं स्थिर मूल्यों पर। तो किसी भी देश की सही राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो मापी जाती है वो स्थिर मूल्यों पर मापी जाती है। इसके लिए गणना के लिए आधार वर्ष क्या है इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में, पार्ट 3 में बस इतना ही। और हम कहाँ तक आ गए? हम आ गए यहाँ तक आ गए। हमने क्या कहा? रियल नेशनल इनकम जो होती है वो होती है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और किस मूल्यों पर? स्थिर मूल्यों पर, यानी कि जिनमें महंगाई को अवॉइड किया जाए। अब हम मिलेंगे इसके बाद इसके पार्ट 4 में। फिलहाल इतना ही, ठीक है। थैंक यू।